नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। आज के लेक्चर को जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, कल्चर इन द 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी के सांस्कृतिक जीवन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटा सा है। अगर हम पूरे ओवरऑल 18th सेंचुरी की हिस्ट्री को देखें, जैसे अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ते हैं, सोशल हिस्ट्री को पढ़े, इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़े, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन छोटा है इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो कैसे इम्पॉर्टेंट है? तो इसके जितने भी इस टॉपिक में जितने एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल्स किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी में हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से ये पॉइंट छोटा, ये टॉपिक छोटा होने के साथ साथ में स्कोरिंग और स्कोर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उस चीज़ को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए। अगर इस टॉपिक को हमें सरलता से यानी कि इजीली अगर समझना है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए 18th सेंचुरी में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुए, तो इसे बेसिकली हम नॉर्थ इंडिया और दूसरा साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब हम कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इस टाइम में हमें ये देखना है, हम आखिर इस टॉपिक सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया भी था जब इस 18th सेंचुरी को हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें ये कहा गया था और मैंने बताया भी था कि इसे एक डार्क एज के तौर पे देखा जाता है 18th सेंचुरी को। क्यों डार्क एज के तौर पे इसे देखा गया था? क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जो है इंडिया में स्टैब्लिश किया था। अब अपने रूल को ब्रिटिशर्स को मोरली जस्टिफाई करना था कि हम जो कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सामने ही दिखाना उन्हें ये सिर्फ चुनौती नहीं था, बल्कि अपने भी इवन कंट्री में, इंग्लैंड में भी जो लोग, वहाँ के जो लोग थे उनके सामने भी उन्हें ये प्रेजेंट करना था कि इंडिया जो है वो डार्क एज में है। क्योंकि ऐसा नहीं था ना कि इंग्लैंड में इनलाइटमेंट के आइडियाज, वहां पे तो डेमोक्रेटिक आइडियाज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फ्लरिश कर चुके थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो उसे जो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, तो इसका आइडिया जो है वो हम कहाँ से डिराइव करते हैं? बेसिकली वेस्टर्न आइडिया से ही डिराइव करते हैं। और सबसे पहला इसका जो एग्जांपल, ऑल्दो मैं इन सेंस में ये नहीं कह रहा हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने इंग्लैंड से डिराइव किया हुआ है, बट एक तरीके से जो मैग्ना कार्टा जो वर्ड है, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें एक आइडिया जो देखने को मिलता है, वो एक तरीके से हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिलता है और अमेरिका से काफी पहले हमें इवन इंग्लैंड में इस चीज को डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। तो जस्टिफाई करने के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, तो उन्हें अपने रूल को जस्टिफाई करना था। उस जस्टिफिकेशन के तौर पे उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इंडिया 18th सेंचुरी में मुगल रूल के कारण से, एक मुगल रूल और बाकी सारे जो भी अदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे उनके कारण से एक डार्क एज में था। यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कल्चरल डेवलपमेंट नहीं था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। बट जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस के बाद से जब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी कि 1980s के दौरान और उसके बाद के जब हिस्टोरियंस आए, उन्होंने चीज़ों को फिर से पढ़ा, फिर से देखा, तो ये समझ में आता है कि सिर्फ उन्होंने उसी डायमेंशन को दिखाया जिससे कि उन्हें पॉइंट प्रूफ हो सके। और मैंने दिखाया भी है कि किस तरीके से पॉलिटिकल में देयर वाज नॉट ओनली अ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बट देयर वाज राइज ऑफ द पॉलिटिकल एंटिटी। इकोनॉमिक में भी डिक्लाइन नहीं था, बल्कि अगर वो कहीं पे माइग्रेट हुए थे। ठीक है, तो ये सारे इसी तरीके से अगर हम कल्चर के भी सेंस में अगर देखते हैं, जैसे कल्चर में बेसिकली हम इस टाइम के पोएट्री, इस टाइम में म्यूजिक का डेवलपमेंट, इस टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट होता है, वो भी हमें इस टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमें यही पढ़ना है, देखना है और समझना है। और एक मूल बात जिसे हम आप सभी को ध्यान रखना है कि हम 18th सेंचुरी को एज अ डार्क एज के तौर पे नहीं मान सकते, बल्कि यहाँ पे कल्चरल कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलता है, कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा आपको मैंने बता भी दिया कि हम इसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इस टाइम में हमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने आपके सामने टेबल बना के दिया है, आप सब भी इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलें। परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको बता भी दिया कि एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने कुछ पर्सनालिटीज और उनके कंट्रीब्यूशन में दिया हुआ है। तो बेसिकली इस टाइम हमें पोइट्री में काफी काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में। और प्रोमिनेंट जो लैंग्वेज जो हमें देखने को मिलता है वो है उर्दू में, और खास करके पंजाबी लिटरेचर और पंजाबी लैंग्वेज में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे मीर ताकी मीर और मिर्जा रफ़ी सौदा है, ये एक उर्दू पोइट्स होते हैं और इन्होंने एक उर्दू पोइट्री के एक यॉनर है जिसे कि शर अशोब यानी कि सिटीज मिसफॉर्च्यून जिसे कहा जाता है। और बेसिकली इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, मुगल सिटी के डिक्लाइन के बारे में, प्राइमरली दिल्ली के बारे में ड्यूरिंग द नादिर शाह अटैक। ऐसे पोइट्री जो जहाँ पे फेमस थे, जहाँ पे इस तरीके के पोइट्री को लिखा जाता था, कहा जाता था, लोगों के सामने बताया जाता था, तो वो लखनऊ और दिल्ली इसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। इसी टाइम पे हमें शाह वाली उल्लाह देखने को मिलते हैं जो कि ये नक्शबंदी सूफी थे। सूफीज़्म में आप जानते हैं बेसिकली एक डिवोशनल सॉन्ग और डिवोशनल थीम आपको देखने को मिलता है, और इनके टीचिंग्स बेसिकली हमें पंजाब और रोहिलखंड के इलाके में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ सचल और सामी। ये इम्पोर्टेंट पोएट होते हैं सिंधी लैंग्वेज के, ठीक है। और शाह अब्दुल लतीफ़ का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो वर्क है, वो है रिसालो। तो आपको ये सारे चीज नाम याद रखने हैं, आपसे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसी तरीके से अगर हम पंजाबी पोइट्री के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नाम उभर के आते हैं, एक है वारिस शाह और दूसरे हैं बुल्ले शाह। वारिस शाह बुल्ले शाह दोनों पंजाबी सूफी पोइट्री से रिलेटेड है। वारिस शाह का जो सबसे फेमस वर्क है वो है हीर रांझा, जो कि अपने आप में एक रोमांटिक एपिक है और बहुत ही फेमस है पंजाबी लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, वारिस शाह का हीर रांझा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी जरूर नोट डाउन करते हुए चलें। बात करें इस टाइम के अगर हम म्यूजिकल डेवलपमेंट के बारे में, तो नॉर्थ इंडिया में हमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं और इसमें आता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। आप इसको बेसिकली अभी मैं जब हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं इसे आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्या होता है कर्नाटिक म्यूजिक, उसको हम डील करेंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल जो है वो नोट डाउन करते हुए चलिए। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में इस टाइम हमें देखने को मिलता है ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग। ये उसका एक फॉर्म है, ख्याल होता है, ठुमरी होता है, ऐसे कई प्रकार होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हमें इस टाइम पे देखने को मिलते हैं जो कि ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग से रिलेटेड होते हैं, वो है नियामत खान सदरंग, जो कि मोहम्मद शाह के कोर्ट से एसोसिएटेड होते हैं। ख्याल सिंगिंग का फीचर क्या है कि इसमें ब्रज भाषा और पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, और बेसिकली जिस थीम के अराउंड ये रिवॉल्व करता है वो है लव और डिवोशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसी तरीके से आर्किटेक्चर में भी इस टाइम पे हमें कई सारे डेवलपमेंट मिलते हैं, हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर, पटना। इसका आप लॉजिक आप समझ ही सकते हैं कि जैसे जैसे मुगल गवर्नर्स ने इन सारे प्लेसेस को स्टैब्लिश किया, तो इन सभी प्लेसेस को एक रीजनल कैपिटल के तौर पे इन्हें स्टैब्लिश करना था। और रीजनल कैपिटल स्टैब्लिश करना है तो आपको कई सारे हेडक्वार्टर्स स्टैब्लिश कर पड़ेंगे, अपने पैलेसेस को डेवलप करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री आपको अपनी मिनिस्ट्रीज डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि किस तरीके से अगर आप दिल्ली या उसके या किसी भी कैपिटल सिटी के अराउंड अपने स्टेट के अराउंड रहते हैं, तो कई सारे जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनका हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसी तरीके से इस टाइम पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लेस जो उभर के आता है वो होता है जयपुर का। कई सारे एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा ही गया है। जयपुर जैसा कि आप जानते हैं तो इसकी स्थापना यानी कि इसका जो फाउंडेशन था वो सवाई राजा जयसिंह ऑफ आमेर ने किया था। और इन्हीं के टाइम में जयपुर जो है विज्ञान और कला का यानी कि साइंस और आर्ट का एक महत्वपूर्ण केंद्र 18वीं सदी में उभर के आता है। जयसिंह ने काफी कंट्रीब्यूशंस के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है उन्हें उनका हमें देखने को मिलता है एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि खगोल शास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में।
इसी तरीके से उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाए, जिसे कि हम खगोल शाखाएं कहते हैं, जिससे कि एस्ट्रोनॉमी के स्टडी में काफी डेवलपमेंट इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें कि आपको याद रखना है। इस टाइम पे कई सारे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स भी उभर के आते हैं और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनसे कि कई सारे रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, जैसे कि राजस्थानी स्कूल, राजपूताना स्कूल, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल। इन सभी स्कूल्स को हम अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास को जब स्टार्ट करेंगे तो इनके फीचर्स, इनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनके एग्जाम्पल्स, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, तो उन सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बट आपको याद रखना है कि इन सारे चीज़ों का जो डेवलपमेंट होता है ये सब कुछ 18 सेंचुरी के अराउंड में ही डेवलप कर रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी को ये सारे पॉइंट्स याद भी रखने हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलेंगे। तो नॉर्थ इंडिया के लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कल्चरल डायमेंशन और ऑफ 18 सेंचुरी को शो करते हैं, उसको तो हमने कवर कर लिया है। चलिए अब बढ़ेंगे अब हम साउथ इंडिया के तरफ में। ठीक है, तो अगर बात करें हम साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ड्यूरिंग द 18 सेंचुरी, तो ऐसे तो हमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज या पॉलिटिकल पावर जो देखने को मिलते हैं। एक है मैसूर, जिसमें कि जिसके दो फेमस और इम्पॉर्टेंट रूलर होते हैं, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। और वहीं दूसरे तरफ में अगर हम देखते हैं तो एक आता है द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर, जिसको हमने पढ़ा भी था, जो कि न्यू स्टेट के तौर पे या इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे उभर के आते हैं। तो अगर देखा जाए 18 सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम कल्चर के नजरिए से अगर देखें, तो एक रिमार्केबल फेज या एक रिमार्केबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है 18 सेंचुरी में मलयालम लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इस टाइम पे त्रिवेंद्रम, जो कि ट्रेवनकोर का कैपिटल होता है, और एक फेमस पॉइंट उभर के आता है जहां पे संस्कृत की स्टडी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उभर के आता है। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि ट्रेवनकोर स्टेट जो था वो एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनता है संस्कृत लर्निंग के लिए। कहाँ पे? उसके कैपिटल त्रिवेंद्रम में। ठीक है, और इनके जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनका नाम आप पहले भी जानते होंगे। एक का नाम है मार्तंड वर्मा और दूसरा का नाम है राम वर्मा। और राम वर्मा का जो टाइम है वो खास करके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें एक पोएट, एक स्कॉलर, एक म्यूजिशियन, एक रेनाउंड एक्टर के तौर पे उनके पीरियड को, और वो खुद भी इन सारे चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो उनका हमें काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी रोल देखने को मिलता है साउथ इंडिया में ड्यूरिंग द 18 सेंचुरी। फिर अगर हम बात करें इनके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर के, तो कंचन नम्बियार, जो कि केरला के मलयालम में एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे, जो कि कंटेम्प्ररी थे मार्तंड वर्मा के, उन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसी तरीके से हमें अराउंड 18 सेंचुरी में कथकली का भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पद्मनाभपुरम पैलेस में हमें का डेवलपमेंट भी हमें इसी टाइम में देखने को मिलता है, जो कि अपने आर्किटेक्चर और अपने म्यूरल पेंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इसी तरीके से तय्यू मनवर है, जो कि जिन्होंने तमिल में अपने सितार पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, और बेसिकली इन सब का जो थीम जो होता था वो एक तरीके से सोशल इन नेचर होता था। ठीक है, सोशल इनके जो टॉपिक्स जो थीम हुआ करते थे, जैसे कि अब्यूजेस ऑफ द टेम्पल रूल, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में, यहाँ पे हमें इनके जो पोएट्री के जो थीम्स जो हुआ करते थे वो इन सोशल थीम्स के अराउंड में रिवॉल्व करते थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी को जरूर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो कि साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में था 18 सेंचुरी में। अब जो है इस तरह ये टॉपिक लगभग लगभग खत्म हो चुका है। बहुत ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये छोटा टॉपिक है लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमें कैसे कवर करना है, तो बेसिकली अभी तक हमने अपने पूरे के पूरे 18 सेंचुरी के यानी कि फर्स्ट टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। हमने देखा कि किस तरीके से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज थे, राइज ऑफ द रीजनल स्टेट को हमने पढ़ा, और फिर उस टाइम के इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को पैरेलली हम देखते हुए गए,
और फिर हमने आज के क्लास में कल्चरल कंट्रीब्यूशन को पढ़ लिया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको ये देखना है और समझना है, या हर एक कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं आखिर उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। एक तो है पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज के साथ साथ में जितने भी आप एमसीक्यूज, चाहे वो अगर आप पीटी के पर्सपेक्टिव से हो या अगर मेंस एग्जामिनेशन हो, तो उसमें अगर आपको आपका अगर रिटन पर्सपेक्टिव है तो उसमें रिटन के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, चाहे वो फ्रेश हो या पीवाईक्यू से रिलेटेड हो, सभी को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और आप भी अपने प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि कितना आपने पढ़ा है या कितना आपने नहीं पढ़ा हुआ है। मैं उसका एक डिटेल डिस्कशन लूंगा, और इस तरीके से जब हम इसके एमसीक्यू को कवर कर लेंगे तब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, द एडवेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, या एडवेंट ऑफ द, पहले फॉरेन पावर्स के एडवेंट को पढ़ेंगे और फिर किस तरीके से ब्रिटिश रूल का कंसोलिडेशन होता है उसे हम कवर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉप लेक्चर में हम सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे आप सबको उसको जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 18th सेंचुरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।